कक्षा 10 की गणित का जो आपके 24 तारीख को पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको मेरी गारंटी है कि आप जो 70 में से आराम से 65+ नंबर आराम से इस वीडियो की सहायता से आप प्राप्त कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपके एक भी प्रश्न गलत ना हो, और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर लेना। इसके अलावा आपके जो ऐप के ऊपर 80 प्रश्नों का मैंने एक टेस्ट बना रखा है, आप उस टेस्ट को जरूर देना। उस टेस्ट में से आपके हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो वो 80 प्रश्नों का टेस्ट आपको अच्छे से देना है। 1 घंटे का समय आराम से बैठकर एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ करके उत्तर देना है, और आपकी परीक्षा में आपके बहुत ही शानदार नंबर प्राप्त होंगे। इस बार जो टॉप 5 बच्चे होंगे टेस्ट के अंदर, उन टॉप 5 बच्चों को आपको चैप्टर वाइज गणित, विज्ञान और सामाजिक की आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाली है। और इसलिए आप जो टेस्ट जरूर देना इस वीडियो को देखने के बाद में। आपकी 24 तारीख का पेपर इस प्रकार से आएगा, उसको अपन इस वीडियो में सोल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि संख्याओं 6, 20 का अभाज्य गुणनखंड एलसीएम विधि से ज्ञात करना है। तो आपको एलसीएम निकालना है 6 और 20 का। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसकी सहायता से आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है। और सेम टू सेम आपका पेपर पैटर्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके है कि 6 और 20 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोनों के प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे अलग अलग। तो ये देखो एलसीएम के लिए यहाँ पे 6 के टुकड़े करेंगे, इधर 20 के करेंगे। 6 में सबसे पहले भाग देंगे 2 का, तो कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार भाग जाएगा। फिर 3 में भाग जाएगा 3 का 1 बार। 20 में 2 का भाग देंगे 10 बार चला जाएगा। 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा। अब आपको ज्ञात करना है इसमें एलसीएम। अगर ये पूछता एचसीएफ, अगर ये एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ कितना लिखते हैं? जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उसको लिख लेते हैं और गुणा कर देते हैं। तो कॉमन क्या मिल रहा है इसमें? आपके 2 मिल रहा है। तो इसका आंसर बस आपके केवल 2 ही है। एचसीएफ जो है वो आपके 2 ही है, लेकिन आपको एचसीएफ नहीं पूछा है, ये आपके 2 आंसर नहीं है। आपको इसमें एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं? तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं? जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखना ही है। जो दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, उसको एक बार लिख लेना है। फिर जो बची हुई संख्या इधर देखो 3 है, ये 2 है और ये 5 है, इनको भी गुणा करके लिख लेना है। तो 2 × 3 × 2 × 5, इसको भी गुणा करके लिखेंगे। 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 2 पंजे 10 हो जाएगा। 6 और 10 का गुणा करें तो उत्तर कितना आएगा? आपके 60 उत्तर आएगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर वो कितना होगा? आपके 60 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर आपके रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपको एलसीएफ और एचसीएफ आ जाए तो ज्ञात कर लेना है। प्राइम फैक्टर करके उसको जो कॉमन मिलता हो तो एचसीएफ हो जाएगा, और जो कॉमन मिलता उसके अलावा जो बाकी की संख्या है उनको भी गुणा करके लिखेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा। फिर आपके दूसरा प्रश्न है, आपको सम ऑफ जीरोस ज्ञात करना है पॉलिनोमियल का। एक बहुपद दे रखा है, उसका शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। ये कोफिशिएंट होता है b, किसका होता है? ये आपके x का कोफिशिएंट होता है। तो इसमें a b c का मान देख लेते हैं। देखो इसमें a का मान कितना है? a का मान इसमें 1 है, b का मान कितना? -7 है, और c का मान कितना है? +12 है। तो इस प्रकार से आपको a, b और c के मान लिख के इसमें अल्फा प्लस बीटा करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा? ये अल्फा प्लस बीटा आपके माइनस का b। तो देखो b पहले से ही माइनस में, तो इसको कोष्टक में बंद करेंगे। तो -7 और अपन में a का मान कितना है? 1 है, तो अपन में 1 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 7 में 1 का भाग दे तो उत्तर आपके 7 ही आएगा। तो इसमें शून्यकों का योगफल कितना होगा? प्लस के 7 आएंगे, 7 इसका आंसर आएगा। 7 उत्तर आपके कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आपको हर क्वेश्चन का उत्तर निकालना है, और मैं आपको पूरा आपके यहाँ पे पेपर सोल्व कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन को हल करना है। टेस्ट जरूर दे देना, ऐप के ऊपर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट उपलब्ध है, और वो टेस्ट आपके 80 प्रश्न है। और उन प्रश्नों को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो मेरी गारंटी है आपकी परीक्षा में हूबहू उसमें से प्रश्न छपेंगे, और अच्छे से आपको याद कर लेना है। और ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, अपना व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। जो टॉप 5 बच्चे होंगे उनकी सूचना आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगी। और मैं आपके इसी प्रकार से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी तैयार कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी आप चैनल के साथ बने रहें। 8वीं क्लास में जो बच्चे टॉप रहे थे उनको टैबलेट मिला। 10वीं क्लास में जो बच्चे टॉप रहेंगे उनको भी जो टैबलेट मिलेगा। तो जिन जिन बच्चों का टैबलेट लेने का सपना है वो इस चैनल के साथ बने रहें। टैबलेट आपको यहाँ पे दिलवाने की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए आप जो शुरू से अंत तक बने रहना है, और अपने चैनल के साथ में आपको भी मेहनत करनी है। तो जिन जिन बच्चों का सपना है 70 में से ये अपने बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 नंबर लाने का, वो बच्चे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन बच्चों को लगता है कि हम तो फेल हो जाएंगे, हमारे तो पास होने में भी जो मुश्किल हो रही है, वो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको उनको भी पास करवाने की पूरी यहाँ पे वीडियो को आपके अलग से आपके वीडियो आने वाला है, उसके लिए आप जो तैयार रहें। और जिन बच्चों को लगता है कि हमें गणित बिल्कुल कम आती है या बिल्कुल समझ में नहीं आती, उन बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो आने वाला है। तो इससे क्या चीज़ पढ़ के जाए कि वो केवल उन प्रश्नों को तैयार करके जाएँ तो वो आराम से पास हो जाएँ, इससे भी आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, इसमें आपको x बराबर 5 हो तो y का मान ज्ञात करना है। इस तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि इसमें दे रखा है आपके यदि x
का मान इसमें आपकी कितना है 5 है, तो आपको y का मान ज्ञात करना है। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको x बराबर 5 रखना है और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। ये इक्वेशन आपकी 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 3x। तो x का मान कितना है 5 है, तो x की जगह पे 5 लिख लेंगे, 3 × 5 प्लस आपके 2y और बराबर में कितना है 7 है। ये कितना हो जाएगा, तीनों पंजे, ये हो जाएगा आपके तीनों पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 प्लस 2y बराबर 7। अब प्लस के 15 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 2y बराबर क्या आएगा 7 - 15, 7 में से 15 गया तो माइनस के 8। y का मान ज्ञात करना है तो माइनस के 8/2 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 4 उत्तर आएगा। इसमें आपके माइनस के 4 ऑप्शन कौन सा है, देखो उत्तर आपके प्लस के 4 भी है और माइनस के 4 भी है, लेकिन उत्तर कौन सा होगा इसका, माइनस का 4 होगा। तो माइनस का 4 सी ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का हल निकालना है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दी गई आकृति में आपको DE समांतर है BC के और AD का मान 1.5 है, DB का मान आपके 3 सेंटीमीटर है, AE का मान आपके 2 सेंटीमीटर, तो इसी का मान ज्ञात करना है। ये आपके थेल्स प्रमेय जो है, आपके आधारभूत जो प्रमेय है उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसका जो डायग्राम है इस प्रकार से बनता है। एक त्रिभुज इसमें आपके नाम दे रखा है A, B और C, इसको अपन नाम दे देंगे A, B और C। इसमें एक भुजा है DE, वो BC के समांतर है। ये DE भुजा है वो इस BC के समांतर है, ये DE भुजा है जो कि इस BC के समांतर है। और इसमें AD बराबर कितना दे रखा है, AD का जो मान है वो दे रखा है आपके 1.5। तो AD का मान कितना दे रखा है आपके 1.5 दे रखा है, और DB कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो ये आपके 3 हो जाएगा। AE कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो आपको ये वाला मान ज्ञात करना है। तो ये थेल्स प्रमेय क्या होती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को 2 बराबर भागों में अनुपात में विभाजित करती हैं। यानी कि ये AD बटे में DB होगा, ये क्या होगा AD और बटे में DB होगा, और बराबर में क्या आएगा इधर से AE बटे EC आएगा, तो ये AE बटे EC होता है, ठीक है, ये होता है। और इसके आधार पर अपन इसका मान निकालते हैं। ये थेल्स प्रमेय है, इसके आधार पर अपन इसका मान निकाल लेते हैं। AD का मान कितना है 1.5 है, और DB कितना है 3 है, और AE कितना है 2 है, और EC कितना है, EC हमें ज्ञात करना है। तो EC लिख लेंगे या फिर X लिख लेंगे। तो अपन इसको क्रॉस गुणा करेंगे, तो 1.5 को गुणा करेंगे EC से और बराबर में 2 को गुणा करेंगे 3 से, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। EC का मान ज्ञात करने के लिए 6 में भाग देंगे 1.5 का, तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा। फिर 15 का भाग 60 में 4 बार चला जाएगा, तो EC का मान कितना आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। तो इसमें देख लो ऑप्शन नंबर जो B है इसमें आपके 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यही अपना करेक्ट आंसर रहेगा। इस प्रकार से आपको जो इसका आंसर क्या निकालना है 4 सेंटीमीटर निकाल लेना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो आपको इसमें क्या करना है दूरी सूत्र लगाना है। इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र लगा लेंगे, तो दूरी सूत्र क्या होता है अंडर रूट, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये पहले वाला x1 y1 हो जाएगा और ये वाला अपना x2 y2 हो जाएगा। x1 का मान और x2 का मान इसमें लिखेंगे तो अंडर रूट यह आएगा। x2 का मान कितना है 5 है, तो 5 - x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना है 6, इसमें से y1 घटाएंगे 3, इसको होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट करेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे ये अंडर रूट में 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर 3 ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इधर 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 को अपन क्या लिख सकते हैं टुकड़े करेंगे अंडर रूट 18 के, तो ये इसका मान आएगा 18 में 2 का भाग देंगे 9 बार, 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार, और 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। तो 3 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो 3 तो बाहर आ जाएंगे और ये 2 आपके अंदर रह जाएंगे। उत्तर कितना आएगा 3 अंडर रूट 2 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 3 अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट 2 आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आपको दूरी सूत्र लगा के इसका आंसर निकाल लेना है। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि थीटा बराबर 45 हो तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। थीटा बराबर 45 का मान लिख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो कोस और 2 इंटू थीटा कितना है 45 है, तो थीटा 45 लिख लेंगे, और बटे में कितना आएगा आपके कोस साइन आ जाएगा 2 इंटू थीटा का मान आपके 45 है। तो इन दोनों को सोल्व करने कितना आएगा, ऊपर तो आएगा आपके ये 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये नीचे भी आपके 2 इंटू 45 90 हो जाएगा। फिर इसका मान लिख लेंगे यहाँ पे। तो कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान होता है 0, साइन 0 और कोस 90 का मान सेम ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, और बट्टे में साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। साइन 90 का मान और कोस 0 का मान सेम ही होता है 1 होता है। तो ये 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 बटा कितना आएगा 1 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर वो कितना आएगा आपके 1 आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इसका आंसर कितना करेंगे ऑप्शन नंबर डी 1 कर देंगे।
फिर आपके अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई दे रखी है जिसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है और ऊर्ध्वाधर शून्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। इसमें आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है और अब इसमें छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई दे रखी है। तो पहले अपन इसको छड़ के रूप में लिख लेंगे और फिर इसका डायग्राम बना के इसको हल करते हैं। तो ये तो इसकी छड़ मान लेते हैं, ये AB है। ये AB क्या है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, वर्टिकली एक एंगल ये आपके दे रखी है, ठीक है। तो ये रोड देखिए, वर्टिकल रोड है और इसकी जो शेडो है वो छाया कितनी दे रखी है, तो ये शेडो दे रखी है आपकी BC कितनी दे रखी है। देखो इसकी जो लंबाई है, छड़ की लंबाई, वो लेंथ तो दे रखी है आपके 1 दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और इसकी जो शेडो की जो लेंथ है वो कितनी है, वो आपके हैं √3 है, तो √3 लिखेंगे। फिर इसको अपन यहाँ से मिलान कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल के कारण इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आपके थीटा हो जाएगा, ये आपका उन्नयन कोण हो जाएगा। थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं और बची हुई भुजा को, ये नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो आप बताओ कि आधार और लंब किस में होता है, तो लाल कक्का से देखेंगे इसको, LAL KKA लाल कक्का, इसमें लंब और आधार किस में आ रहा है, तो लंब और आधार ये आ रहा है। तो ये क्या होता है, साइन कोस और टेन होता है। तो ये साइन कोस टेन में लिखेंगे, तो इसको टेन में लिखा जाता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होगा आपके लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान आपका 1 है और बटे में आधार कितना है, तो आधार का मान √3 है। तो टेन में देखो, टेन की सारणी में टेबल में आपके 1/√3 किसका मान होता है, तो ये रूट अपने 1/√3 जो मान है वो टेन 30 का मान होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर, इसको अपन टेन 30 लिख सकते हैं, तो इसको टेन 30 लिख लेंगे। यहाँ पे तुलना करो, देखिए टेन से टेन है तो थीटा के बराबर कितना है, 30 है, तो इसमें उन्नयन कोण कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका आंसर 30 डिग्री निकालना है। अच्छा, किसी मीनार की जो लंबाई है उसकी छाया की लंबाई के बराबर है, किसी मीनार की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि उसका उन्नयन कोण कितना होगा। मान लो एक लड़के की लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई उसकी छाया की है, तो आपको इसका जो सूर्य का जो उन्नयन कोण है उसकी लंबाई ज्ञात कर, कोण का मान बता के कमेंट करके लिखना है। अगला प्रश्न, यदि P बिंदु से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB दो स्पर्श रेखाएं 80 का कोण बनाती है, तो आपको POA का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको भी अपन यहाँ पे बता देते हैं किस प्रकार से इसको आपको सोल्व करना है। तो आपको एक इसमें सर्कल बनाना है, ये वाला इसमें एक सर्कल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसको अपन यहाँ बना लेते हैं, ये आपका एक सर्कल है, इसमें ये इसका केंद्र है, ओ इसका केंद्र है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे बिंदु। देखो वृत्त के बाहर बिंदु है तो वृत्त के बाहर बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक तो ये PA हो जाएगी, ठीक है, ये PA इसकी स्पर्श रेखा, दूसरी एक रेखा क्या हो जाएगी, PB हो जाएगी। ठीक है, ये दो स्पर्श रेखाएं वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, याद रखना है। तो PA और PB इसकी दो स्पर्श रेखाएं और इनकी लंबाइयाँ भी बराबर होती है, ये भी आपको याद कर लेना है। फिर आपको ये वाला कोण दे रखा है, इसके बीच का कोण, ये वाला कोण कितना है, ये वाला जो कोण है आपके 80 डिग्री है, ये वाला कोण कितना है, 80 डिग्री। तो आपको ये यहाँ से इसको मिलान कर लेना है और यहाँ से भी इसको मिलान कर लेना है। जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। त्रिज्या जो होती है वो लंबवत होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, याद कर लेना। तो आपको ये वाला कोण दे रखा है 80 डिग्री, तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसका आधा कोण ज्ञात करना है, POA। ये POA, तो आपको ये इसका आधा कोण ही ज्ञात करना है। ठीक है, POA ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। POA ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल ज्ञात करने के लिए ये बीच में अपने लाइन खींच दी और ये लाइन इन दोनों एंगल को, P को भी आधा करेगी और O को भी आधा करेगी। तो पहले P से अपन क्या करते हैं, इसके सामने वाला को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके 80 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने वाला जो होगा वो इन दोनों की जोड़, कोण P का मान और कोण O का जो मान है, इन दोनों की जोड़ 180 डिग्री होती है। क्योंकि यहाँ पर तो आपके 90-90 है, ये चतुर्भुज बन रहा है, ये 90-90 180, तो ये निकल जाएंगे, बचेंगे दोनों कोण, इनकी जोड़ आपकी 180 डिग्री होती है। तो कोण P प्लस कोण Q जो होता है वो आपके 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर कोण P का मान कितना दे रखा है, कोण P का मान आपको दे रखा है 80 डिग्री, तो कोण Q कितना हो जाएगा, कोण Q बराबर हो जाएगा आपके 180, और इसको 180 में से इस 80 को घटा लेंगे तो कोण Q कितना आ जाएगा, 180 में से 80 को घटाओ 100 आ जाएगा। तो ये पूरा कोण आया, देखो हमें पूरा ये Q नहीं, यहाँ पे O है, ठीक है, कोण O। तो कोण O का मान कितना आ गया, यहाँ पे आपके 100 डिग्री आ गया। अब 100 डिग्री जो है वो कोण O का मान है, वो आपके पूरा कोण नहीं चाहिए, हमें आधा ही कोण चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये जो लाइन है इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो हम इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो आपके कोण, जो कोण हमें ज्ञात करना है, कोण POA बराबर क्या हो जाएगा, कोण O/2 हो जाएगा, कोण O/2 हो जाएगा। इसको अपन AOB भी लिख सकते हैं इसको, ये आपका AOB ही है, ठीक है, ये AOB वाला कोण है, AOB। ये कितना आ जाएगा, आपके 100 डिग्री आ जाएगा। अब 100 डिग्री में भाग देना है 2 का, तो 100 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाता है हमारे। तो आपके कितनी बार जाता है, कमेंट करके बताना। देखिए हमारे 100 में 2 का भाग
50 बार जाएगा, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, ये 100 में 2 का भाग 50 बार जाता है, इसका आंसर कितना आएगा 50 डिग्री इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका आंसर कितना करेंगे 50 डिग्री कर देंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मान लो तुम्हें यहाँ का कोण दे दें, ठीक है, ये ओ का पूरा कोण दे दें और पूछे कि ये यहाँ का कोण कितना होगा, तो यहाँ का कोण ज्ञात करने के लिए 180 में से इस वाले कोण को घटा लेंगे। मान लो मैं तुम्हें कहता हूँ कि यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है, तो तुम मुझे कमेंट करके बताना कि ये कोण पी पर कितने का कोण बनेगा इस सवाल में। इसमें दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण कितना का बनेगा, अगर ये दोनों जो त्रिज्या हैं इसके बीच में कोण 110 डिग्री है, तो आपको दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कमेंट करके बताना है। फिर आपका अगला प्रश्न है 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंतर्वृत्त बनने वाले वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करनी है। तो पहले अपन 14 सेमी का एक वर्ग बना लेते हैं, फिर इसके अंदर एक वृत्त बनाएंगे और उसकी परिधि ज्ञात करेंगे। तो ये एक वर्ग है, ये क्या है वर्ग है, ये आयत बन गया, मैं इसको वर्ग बना देता हूँ, ठीक है, ये एक प्रकार का वर्ग है, फिर भी नहीं बना, एक बार और ट्राई करते हैं। ये अब आपके वर्ग लग रहा है, तो ये वर्ग हो गया आपके। अब इस वर्ग के अंतर एक वृत्त बन रहा है, तो वर्ग के अंतर वृत्त बनता है उसको अपन अंतःवृत्त कहते हैं। वर्ग के जो अंदर वृत्त बनता है उसको अंतःवृत्त कहते हैं, बाहर वाले वृत्त को बहिर्वृत्त कहते हैं। तो ये अंदर वृत्त बन रहा है, तो अब इसकी जो साइड है वो कितनी है, स्क्वायर की साइड आपकी 40 दे रखी है, 14 दे रखी है, तो 14 दे रखी है, इसमें टोटल ये कितनी 14 है। तो ये जो लंबाई है वो यहाँ पर भी 14 होगी, कि ये लंबाई क्या होगी, यहाँ पर भी 14 होगी। तो यहाँ इसका केंद्र है, वो ये पूरी लंबाई कितनी है 14 है, और इस पूरी लंबाई को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। तो इस सवाल के लिए वृत्त का जो व्यास है डायमीटर है वो कितना आएगा, वृत्त का व्यास d बराबर कितना हो जाएगा आपके 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि क्या है इस वर्ग की भुजा है। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर तो बना हुआ है, बड़ा से बड़ा वृत्त यही खींच सकते हैं, इसकी जो जितनी लंबी भुजा होगी उतना लंबा व्यास हो जाएगा इसका। तो 14 सेंटीमीटर इसका व्यास आ गया। तो इसकी आर कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी होगी, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसमें व्यास में 2 का भाग देते हैं, तो आपकी व्यास बटा 2 करेंगे, व्यास बटा 2, व्यास का मान कितना है 14 है, तो 14 में 2 का भाग दे दो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आर का मान कितना आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। अब आर का मान अगर 7 है तो आपको इसकी जो पेरीमीटर ज्ञात करनी है, परिमाप ज्ञात करना है। तो स्क्वायर का जो ये सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि, वो क्या होती है, तो सरकमफ्रेंस ज्ञात करनी इसमें आपके, ठीक है, सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस कहते हैं और स्क्वायर के लिए पेरीमीटर कहते हैं। तो ये आपकी पेरीमीटर, इसमें सरकमफ्रेंस ज्ञात करनी है, परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, आर बराबर 7 हो तो परिधि का सूत्र लगाएंगे, इसमें परिधि होती है आपकी सरकमफ्रेंस, ये परिधि का अपन फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें परिधि का होता है सूत्र 2πr, 2πr, तो 2 का मान 2 ही रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, जब तक कि नहीं कहेंगे तब तक, और कह देंगे तो फिर अपन 3.14 लिख लेंगे। आर का मान 7 है, 7 से 7 कटेगा, 22 दूनी 44 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आएगा 44 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर करेंगे। देखो मैं आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपको इसी प्रकार से करवाऊंगा, चैनल के साथ बने रहें। जिन जिन बच्चों को समझ में आता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है वो कहीं और से आप पढ़ सकते हैं, अपना टाइम ख़राब यहाँ पे ना करें। जिन बच्चों को समझ में आ रहा हो कमेंट करके बताना किन किन बच्चों को मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, और मैं आपको और भी बेसिक से और समझाऊंगा। आप वीडियो के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें, और अपना व्हाट्सअप ग्रुप उसको ज्वाइन कर लेना। मैं वार्षिक परीक्षा की आपकी फुल तैयारी करवाऊंगा, आपके 80 में से 80 नंबर की तैयारी करवाऊंगा, और उसके लिए मैं आपको जो चैप्टर वाइज यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ ला रहा हूँ। तो आपके हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, हर जो चैप्टर आपके गणित का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का, तीनों सब्जेक्ट को मेरी गारंटी आपको, अगर वो आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके उन तीनों विषय में 80 में से 80 नंबर आप आराम से प्राप्त करेंगे। तो जिन जिन बच्चों का इस बार सपना है 80 में से 80 लाने का, वो चैनल के साथ बने रहें। एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट देना, ताकि आपका जो ये सपना है वो पूरा हो सके। और 8वीं में जैसे बच्चों को टैबलेट मिला है, 10वीं में भी बच्चों को टैबलेट मिलेगा, तो आपको भी टैबलेट मिल सके। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो त्रिज्यखंड की जो चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360, और चाप जो होता है ये सेक्टर ऑफ एंगल जो होता है, ये आर्क ऑफ सेक्टर, ये क्या होता है, ये लेंथ ऑफ आर्क, इसकी जो आर्क की लंबाई ज्ञात करनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी थीटा अपॉन 360, यानी कि थीटा बटे 360 इंटू 2πr होता है, ठीक है। तो थीटा बटे 360 इंटू 2πr कहाँ पे दे रखा है, थीटा बटे 360 इंटू 2πr ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगर आपसे पूछें कि इसमें जो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, ठीक है, एरिया ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने कोण इसमें दे रखा है थीटा, तो थीटा बटे 360 हो जाएगा, और इसको गुणा कर देंगे वृत्त के एरिया से। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr², ये इसका जो एरिया ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर होता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके ये एरिया वाला है, और ये आपका सरकमफ्रेंस का है, वृत्त की परिधि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर अपना
क्वेश्चन नंबर आपकी 11 है कि एक वृत्त की एक पृष्ठ का परिमाप आपके 28 सेंटीमीटर है, आयतन इसका ज्ञात करना है। तो परिमाप दे रखा है पृष्ठ का, और घन का आपके जो पृष्ठ वो कैसा होता है, वर्गाकार होता है, स्क्वायर दे रखा है। तो स्क्वायर का परिमाप दे रखा है आपको 28। तो घन का पृष्ठ का परिमाप कितना दे रखा है, तो परिमाप बराबर आपको दे रखा है 28। तो 28 से फिर इसकी जो घन है इसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। तो 4 इंटू भुजा लिखेंगे, और वो कितनी आपकी 28 दे रखी है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस 28 में अपन 4 का भाग लगा देंगे, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो घन की भुजा कितनी आ गई आपके, ये इसकी जो साइड है वो कितनी आएगी क्यूब की, वो आपके 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, घन का आयतन ज्ञात करना है। तो वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। ठीक है, तो इसमें आपकी साइड का क्यूब कर देंगे, तो इसकी भुजा कितनी है आपके, तो आयतन आपके आ जाएगा वॉल्यूम V बराबर आयतन बराबर भुजा का क्यूब। तो भुजा कितनी आएगी आपके 7 आएगी, और 7 का अपन क्यूब करेंगे। तो 7 को 3 बार गुणा कर दो, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 और 7 49, और 49 को 3 से गुणा करें तो 343 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये 343 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि मान लो एक वर्ग की जो एक घन की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो उस घन का एक तो आपको आयतन बताना है, उस घन का आयतन कितना होगा, और इस घन का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताने कि भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर होगी तो उसका आयतन कितना होगा और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा को 3 बार गुणा करना है, यानी कि 6 को 3 बार गुणा करके आंसर बताना है। और क्षेत्रफल का सूत्र अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपको बताना है, और ये भी कमेंट करके बताना है कि अगर भुजा का मान 6 सेंटीमीटर होगा तो इसके आयतन में और इसके जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या संबंध आपको देखने को मिलेगा। दोनों आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं, देखिए कौन बच्चा है जो इसको समझ पाया और कौन इसका जो आंसर है वो सबसे पहले लिख पाता है। वीडियो को ये भी पॉज करके अभी और इसको सोल्व करके फिर आंसर लिखो, फिर आपको जो आगे बढ़ना है। मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ अधिकतर क्वेश्चन आपको परीक्षा में हूबहू आपको देखने को मिलते हैं, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में वापस छपेंगे। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर है आपके ये 12वां है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये आपको सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो क्या क्या इसके आउटकम आएंगे, तो ये आपके आउटकम जो संभावित परिणाम हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। ठीक है, टेल हेड आ सकते हैं, फिर टेल टेल आ सकता है। तो ये 4 आपके जो कुल परिणाम आते हैं, इसमें कम से कम, ठीक है, कम से कम एक चित पहुंच रहा है, ज़्यादा भी आ सकता है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो कम से कम एक किस किस में देख लेते हैं। तो कम से कम जो एक आपका चित दिखाई दे रहा है वो कम से कम एक चित आपके, एक तो इसमें दिखाई दे रहा है एक चित, एक हेड, एक तो आपके इसमें है, एक इसमें है, और इसमें भी आपका कम से कम एक तो है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, ऊपर 3 और बटे में आएगा 4। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो अनुकूल परिणाम कितना है 3 है, कुल परिणाम कितना है 4 है, तो करेक्ट आंसर इसका कितना आएगा, तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका वो आपके आ जाएगा इसमें 3/4। ठीक है, इसका आंसर कितना करेंगे 3/4 कर देंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि एक पासे को उछालने पर जो उसके ऊपर एक तो सम संख्या आने की प्रायिकता बतानी है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बतानी है, और एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। तीनों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि एक पासे को फेंकने पर, उछालने पर इसके ऊपर सम अंक, विषम अंक और अभाज्य संख्या, ठीक है, ओड, इवन नंबर, ओड नंबर और प्राइम नंबर, इन तीनों के आने की आपको जो प्रोबेबिलिटी वो आपको कमेंट करके बतानी है, प्रायिकता आपको कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट है कि वह न्यूनतम संख्या बताओ जिसको √27 से गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, √27 को अपन गुणा कर दें, इसके टुकड़े कर लेंगे। तो देख लेते हैं, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का देंगे, तो 3 का भाग 9 बार जाएगा, फिर 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। तो जोड़ा इसका पूरा बने, ठीक है, इसको बाहर निकालना है, अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए 3 × 3 × 3, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, एक और √3 चाहिए इसमें, तो एक और इसको √3 से गुणा कर देंगे। तो √3 से गुणा करें तो ये पूरा इसमें 3 की जगह पे 4 हो जाएगा। तो 3 × 3 × 3 × 3, तो 1 2 तो ये 1 2 ये, यानी कि 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो 3 और 3 बाहर आ जाएंगे, तो 3 3 9 आपके पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएंगे। तो सबसे न्यूनतम संख्या क्या है जिसको इससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, तो सबसे न्यूनतम संख्या आपके √3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना करेंगे, √3 करेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो टेस्ट ज़रूर दे देना वीडियो देखने के बाद में, ताकि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो। और जो बच्चे टॉप 5 में आएंगे उनको फ्री टेस्ट दी जाएगी, ताकि आपका जो सपना है 80 में से 80 नंबर लाने का वो आपके पूरा हो सके। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 14 है। बहुपद आपको दे रखा है, इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, इसके शून्य ज्ञात करना है तो इसके टुकड़े कर लेंगे। ये x² - x और माइनस में 6, इसके अब यहाँ पे 6 के टुकड़े करो, जिनको जोड़े घटाए तो माइनस का 1 आ जाए, तो 2 3 अच्छे हो जाएगा। तो आपके लिखेंगे यहाँ पे x²
और माइनस का 3x और प्लस के 2, तभी तो आपका माइनस का 1 आएगा। 2 को 3 से गुणा करें तो माइनस का 6 आ जाएगा, और प्लस में माइनस में आएगा आपका 6 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें से x कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे अपन 2, तो यहाँ पे बचेगा आपका x माइनस 3 बराबर 0। शून्य ज्ञात करें तो बराबर लास्ट में 0 लिखेंगे। x माइनस 3 इसको एक बार लिखेंगे तो ये x माइनस 3 लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, x प्लस 2 लिखेंगे, तो x प्लस 2 लिख लेंगे। शून्य ज्ञात करना तो इसको 0 के बराबर लिखेंगे। अगर x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा, और x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आएगा आपके, माइनस का 2 आ जाएगा। तो उत्तर कितना आएगा x का, एक तो प्लस के 3 और माइनस के 2, तो उत्तर जो आएगा x बराबर वो प्लस के तो 3 और माइनस के 2 आएगा। प्लस के 3 माइनस के 2 कहाँ दे रखा है, तो प्लस के 3 माइनस के 2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये 2 माइनस 3 आपके उत्तर नहीं होगा, ये गलत है, आपका उत्तर इसमें क्या आएगा, ये गलत है, ये वाला उत्तर इसमें सही है। तो प्लस के 3 माइनस के 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा, कोई भी अगर बहुपद 2 घात वाला है तो 2 घात वाले बहुपद का जो शून्य के वो कितना आता है, 2 आता है। अच्छा, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात 1 होती है उसको अपन इसको मोनिमोलियल कहते हैं। तो आपके रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है, तो उसका शून्य भी आपके 1 ही आएगा। किसी की घात मान लो n है तो n घात वाले के बहुपद के शून्य कितने आएंगे, n आएंगे, याद कर लेना। p घात वाले के बहुपद के शून्य p आएंगे, जितनी घात होगी उतने शून्य प्राप्त होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि एक बहुपद जिसकी घात जो त्रिघाती है, तो एक त्रिघाती बहुपद का आपको जो शून्यकों की संख्या बतानी कि त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 15वां क्वेश्चन है आपके, तो 15वें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। समीकरण 3x माइनस 5y प्लस के बराबर 0 में यदि x बराबर 2 हो और y बराबर माइनस के 2 तो k का मान ज्ञात करना है। सोल्व करते हैं इसको अपन, यहाँ पे इसको आगे, तो यहाँ पे दे रखा है 3x, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स कितना है, x बराबर 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस y का, अच्छा माइनस यहाँ पे माइनस 5 इंटू वाई कितना है, y का मान आपके माइनस के 2, तो यहाँ लिखेंगे अपन माइनस का 2 और प्लस में k बराबर 0। इसको सोल्व करना है अब, तो 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं, और ये देखो दोनों माइनस माइनस के गुणा हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, और प्लस में k बराबर 0 आएगा। अब इनको गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आएगा आपके, जोड़ कर लेंगे इनको, 6 और 10 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस k और बराबर में आएगा आपका 0। तो k का मान ज्ञात करने के लिए 16 को उधर ले जाएंगे, तो प्लस के 16 इधर जाएंगे तो आपके माइनस के 16 आंसर आएगा। तो इसका उत्तर कितना लिखोगे, माइनस के 16, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा पेपर सोल्व में आपको करवाने जा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर अपने 16वां क्वेश्चन है कि यदि दो त्रिभुज की AD और PM दो त्रिभुजों की माध्यिकाएँ हैं, तो अगर ये दोनों सर्वांग सम है, ठीक है, तो ये दोनों अगर आपके सर्वांग सम है, दोनों किस प्रकार से, दोनों जो है आपके सर्वांग सम है, तो आपको क्या बताना है, AD और PM का मान बताना है। यदि AB और PQ अगर ये दे रखा है कितना है, 3:5 है, तो AD और PM का मान कितना होगा, तो इसका जो आंसर आपके 3:5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के बिंदु पर अवनमन कोण 30 डिग्री का, तो मीनार की आधार से दूरी ज्ञात करनी है। एक ये मीनार है, ठीक है, और ये इसके आधार से कोई दूर एक बिंदु है, इसको बी बिंदु मान लेते हैं या सी मान लेते हैं, ये AB एक मीनार है, इसके आधार B से इसका C मीटर कुछ दूरी पे जो आपके बिंदु C लगा रखा है, तो ये 10 मीटर की तो आपकी मीनार है, और ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। और इसका अवनमन कोण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, अवनमन कोण आपको दे रखा है, ये अवनमन कोण जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। देखो आपको पता है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके ये 30 हो जाएगा। अब हमें लंब और आधार किस में होते हैं, टेन में होते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर आपके लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, 10 है, आधार का मान कितना है, x ज्ञात करना है, और थीटा का मान कितना लिखेंगे, अपन 30 लिखेंगे, तो टेन 30 बराबर आपके 10 बटे x हो जाएगा। टेन 30 का मान कितना आता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में 10 बटे x। तो x का मान ज्ञात करें तो क्रॉस गुणा करेंगे, तो x तो 1 से गुणा होगा तो x ही आएगा, और 10 को गुणा करेंगे √3 से, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। अगर इसको और आगे सोल्व करना चाहो तो √3 का मान लिख लो, तो √3 का मान होता है 1.73, ठीक है, 2 इसका मान होता है, तो 1.73 इसका मान लिखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 17.3 इसका आंसर आएगा। जो आपको ऑप्शन में सही लगे वो आपको कर लेना, अगर ऑप्शन ये हो तो ये कर लेना, और ऑप्शन में अगर आपके 10/3 दे रखा हो तो ये करना, और 17.3 हो तो आपको ये भी कर सकते हैं। तो आपको 10/3 दे रखा है, तो इसका उत्तर कितना करेंगे, 10/3 कर लेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अगला है कि खंबे की जो परछाई है उसकी खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो उन्नयन कोण कितना होगा, तो उन्नयन कोण कितना आएगा, इसमें आपके करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपके 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये आपके उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर है, ये आपको याद कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है समांतर माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य 6 है तो उसमें x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे,
तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये वाला मान देखो, इसका समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, इनमें आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्य दे रखा आपको 6, तो माध्य बराबर कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और इसमें आंकड़ों का योग कितना दे रखा, तो योग कर लेंगे इसमें 3 + 7 + 9 + x और प्लस में 5 और बटे में कितना आएगा, ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो इसमें 5 का भाग लगा देंगे। 5 को गुणा करेंगे 6 से, तो 5 संग 30 आ जाएगा। इधर इनकी जोड़ कितनी हो जाएगी, 7 और 3 10, और ये कितने आपके 9 और 5 14, 14 और 10 24 हो जाएगा। तो 24 प्लस आपका x हो जाएगा। तो x का मान याद करना, तो 24 को इधर ले आएंगे, प्लस के 24 इधर आएंगे तो आपके माइनस के हो जाएंगे। तो 30 - 24 बराबर x आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x बराबर 6 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका आंसर कितना करेंगे, 6 करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आपके कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है, इनमें आपके कोण का मान लिखना है, थीटा सारणी में से इनका मान लिखना है और इसको हल करना है। तो इसका मान कितना दे रखा है, 2 इंटू साइन का मान कितना है, साइन 60 का मान, तो ये साइन 60 का मान लिखेंगे। साइन 60 का मान सारणी से लिखेंगे, कितना आता है, साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 आता है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। और इंटू कोस 60 का मान लिखना है, तो कोस 60 और साइन 30 का मान एक ही होता है, वो कितना होता है, 1/2 होता है। हल करेंगे इसको, तो 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएंगे, 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे। एक वर्ग बेलन के सिरे का क्षेत्रफल आपके कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें इसका जो ऊंचाई है वो 21 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये बेलन का जो सिरा है वो आधार होता है। ठीक है, ये बेलन का एक आधार होता है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 154। तो बेलन का जो आयतन होता है, आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। आयतन का एक सूत्र ये भी होता है। तो आधार के क्षेत्रफल से ऊंचाई को गुणा कर देंगे, तो 154 को गुणा करेंगे अपन इसमें 21 से, तो कितना आ जाएगा, 21 चौक 84, तो 84 के आ जाएंगे 4 हासिल के 8, 21 पंजे 105, तो 105 में जोड़ेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा आपके 8 5 13, यानी कि 113। तो ये 113 के यहाँ पे आएंगे 3 हासिल के 11 आ जाएगा, और फिर 21 से कम 21, तो 21 को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 21 को जोड़ेंगे तो आपके कितना आएगा, 2 3, तो इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, ये 3 2, तो 32 34 इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर कितना आएगा, 32 34, और आयतन है तो फिर इसमें आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब आपको ऐसे लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना ये 5वां। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, 3 5 7 4 2 1 4 1 का बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक क्या होता है, जो मोड होता है उसको कैसे ज्ञात करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार हो, जो ज़्यादा बार आता है वो अपने मोड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ज़्यादा बार इसमें कौन दिख रहा है, तो ज़्यादा बार मेरे को इसमें 4 दिख रहा है, ये 4, 3 बार इसमें 4 दिख रहा है, तो मोड क्या हो जाएगा, बहुलक 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसके आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच में आपको 4 के गुणज ज्ञात करने। तो 10 और 250 के बीच में संख्या लिखनी पड़ेगी, फिर इसके गुणज आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें अपन एक एपी बना लेंगे इसकी। 10 और 250 के बीच में वो संख्या लिखेंगे जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, आपके 10 आ जाएगी। 10 के बाद में 11 12 13 ऐसे 14 संख्या चलती रहेगी, लास्ट में 250 आएगा। लेकिन ये एपी नहीं है, ये एपी तो है लेकिन ये 4 से गुणज वाली नहीं है। तो 4 का गुणज का क्या होगा, सबसे पहला नंबर आएगा आपके 12, जिसमें 4 का भाग जाता है। गुणज क्या होता है, आपके मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो डिवाइड होते हैं, जो 4 से डिवाइड होते हैं वो 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो 4 से भाग कौन कौन जाएगा, 4 से भाग आपका 12 में जाएगा, तो पहला नंबर आपके 12 आएगा। 12 के बाद में अगला नंबर 16 आएगा, 16 के बाद में 20 आएगा। फिर इधर देखेंगे तो 250 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो कैसे निकालेंगे 250 वाला, तो 250 में 4 का भाग देके देख लो कितना शेष बचता है, फिर वो घटा लेंगे। 4 का भाग देंगे तो 25 में जाएगा आपके 6 बार, 6 चौक 24, बचेगा 1 10 हो जाएगा। फिर 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी कि ये 250 में 2 ज़्यादा है, अगर 2 कम होते हैं इसमें तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो इसमें अगली संख्या कितनी आ जाएगी, 248 आ जाएगी, क्योंकि 248 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ये 2 को इसमें से अपन कम कर लेंगे, तो अगला संख्या आ जाएगी आपके ये अपनी 248। अब इसमें आपको n का मान ज्ञात करना है, इसमें कितने नंबर है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। ये पहला पद है, तो पहला पद इसमें आपके a बराबर 2 12 हो जाएगा। n का मान कितना है तो वो हमें ज्ञात करना है। d कितना है, सार्वंतर, तो ये इनका अंतर वो कितने का, 4 का अंतर है, और n का मान ज्ञात करना है। और इसमें अंतिम पद कितना है, लास्ट वाला 240 है, तो इसमें आपके जो an है, nवा पद वो कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। फिर इसमें nवा पद का अलग सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला पद कितना है, 12 है, प्लस n का मान कितना है ज्ञात करना है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। nवा पद कितना दे रखा है, 248 दे रखा है। इसको अपन यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, तो ये 12 वैसे वैसे लिखेंगे, 12 प्लस इनको अपन यहाँ पे इधर पक्षांतर कर दें, तो ये 12 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये 248 माइनस 12 बराबर इस 4 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4n माइनस 4।
248 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 236। क्या बचेगा 236, और माइनस के 4 इधर आएंगे तो आपके प्लस के 4 हो जाएंगे, बराबर में 4 n बचेगा। 236 में 4 जोड़ो 240 हो जाएगा, और भाग देंगे अपन 4n। तो n का मान ज्ञात करने के लिए 4 का 240 में भाग लगा देंगे, तो n बराबर मान ज्ञात करने के लिए 240 और बटे में 4 आ जाएगा। तो ये कितना आंसर आएगा आपके 4 छंग 24, तो 60 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना लिखेंगे, 60 संख्याएँ ऐसी है जो आपके 4 के गुणज है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको उत्तर इसी प्रकार से निकालना पड़ेगा, और बड़े नंबर में आ जाए तो आपको बड़े में सोल्व कर लेना है इस प्रकार से। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 49 पाई है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, और इसमें आपको लिख लेना है पाई आर स्क्वायर, और इसमें वर्ग इसका जो क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है, 49 पाई दे रखा है। तो आपको क्या करना है, पाई से पाई को काट देना है, आर स्क्वायर बराबर आपके 49 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आएगा, √49 आ जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर 7 निकालना है। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो सम संख्या कितनी होती है, एक पासे को फेंकेंगे तो कुल कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये इसके कुल परिणाम होंगे। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल तो हो जाएंगे आपके 6। और अनुकूल कितने होंगे, तो अनुकूल आपके सम कौन कौन सी है, तो सम कौन कौन सी हो जाएगी, 2 4 और 6, जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या है। तो अनुकूल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3/6 आपका 1/2 आंसर इसमें आएगा। इसी प्रकार से आपको विषम का और अभाज्य का भी निकालना है। 10 सेमी भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो घन के विकर्ण की लंबाई का आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण, तो घन का जो विकर्ण होता है इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है भुजा इंटू √3, भुजा इंटू √3। तो भुजा का मान कितना है, 10 है, तो उसको 10 से गुणा कर देंगे, 10 √3। और इसमें अगर भुजा का मान निकालना हो तो √3 का मान लिख लेंगे 1.73, ठीक है 1.73। तो इसको गुणा करेंगे 10 से, तो ये आपके 17.3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 17.3 मीटर इसका आंसर रहेगा। अच्छा सेंटीमीटर, तो आपको इसमें सेंटीमीटर लिख लेना है। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 4, एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या ये r बराबर दे रखा आपको 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई h बराबर दे रखा आपको 12 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी तिर्यक लंबाई ज्ञात करनी है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जो स्लैंट हाइट होती है कौन की, वो आपको ज्ञात करनी है। तो स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L बराबर √r² + h²। r का मान कितना लिखेंगे, तो अंडर में r का मान लिखेंगे अपन 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 लिख लेंगे। और h कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा आपके 25 आएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169। और 169 किसके वर्ग होते हैं, 13 के वर्ग होते हैं। तो 13 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बंटन का आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। माध्यक ज्ञात करने के लिए इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। ये कौन सा क्रम में लिखेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं और फिर बाद में बड़ी संख्या लिखते हैं। तो पहले अपन छोटी लिखेंगे और उसके बाद में आपके बड़ी संख्या लिखनी है। तो पहले इसको अपन आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी, इसमें 1 है, तो सबसे पहले आएगा आपका 1। फिर इसमें आएगा आपके 2 आ जाएगा। फिर इसमें आएगा आपके 3, तो 3 लिख लेंगे। फिर आएगा इसमें आपके 5, तो 5 लिखेंगे। फिर आएगा 9, फिर आएगा 11। फिर इनको गिनेंगे, n बराबर कितना है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 है। कितना है, 6 है। तो ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो इसमें आपको फिर सम वाला फॉर्मूला लगा देना है। सम में क्या होता है, बीच के 2 नंबर को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं। तो इधर कितना है, 2 इधर छूट जाएंगे, 2 इधर छूटेंगे। बीच में कौन आ रहा है, 3 और 5। तो पहले 6 का आधा कितना होता है, तो 6 का आधा हो जाएगा आपके 3। तो एक तो तीसरा पद लिखेंगे, 3वां पद, प्लस एक इसमें 3 से आगे वाला पद कौन सा, चौथा पद है, तो एक आपके 4वां पद लिखेंगे। और फिर इन दोनों को जोड़ के इसमें अपन 2 का भाग लगा देंगे। तो तीसरा पद कितना है, 3 है। चौथा पद कितना है, 5 है, और बटन में भाग लगाएंगे 2 का। तो ये 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 में 2 का भाग देंगे, 4 आएगा। तो इसके लिए माध्यक कितना आ जाएगा, तो इस सवाल के लिए माध्यक बराबर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। फिर आपके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 6ठा प्रश्न है। इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, ऐसे बिखरे हुए आंकड़े मिले तो इसके लिए सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो माध्य ज्ञात करने के सूत्र क्या लगाओगे, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। फिर योगफल करने के लिए इसको योग में लिखोगे, 3 + 7 + 3 + 7 प्लस, इसमें लिखेंगे 3 + 7, और फिर आएगा आपके प्लस 3 + 7 + 5, और प्लस में आएगा 2, और प्लस में आएगा 6। और इनमें फिर क्या करना है, इसमें जितनी संख्या उनका भाग दे देंगे। तो सबको जोड़ के जितनी संख्या उसका भाग दे देंगे। तो कितनी संख्या, ये 5 संख्या, तो 5 का भाग दे देंगे। जोड़ कितनी होगी, तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, और 15 और 2
17, 17 और 6 कितने हो जाएंगे, 7 और 6 13, 23 हो जाएगा। तो 23/5 आएगा। 23 में 5 का भाग दे देंगे, 5 का भाग जाएगा आपके 23 में ये 4 बार, 5 का भाग 4 बार चला जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। बचेंगे 3 पॉइंट लगाएंगे, तो ये पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 6 बार भाग चला जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा इसका, 4.6 आ जाएगा। तो माध्य कितना आ जाएगा इसका, 4.6 आएगा। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या से इसका आंसर निकाल लेना है। आपको प्रथम पाँच प्राकृत संख्या का माध्य कमेंट करके बताना है। प्रथम 5 जो प्राकृत संख्या होती है उनका माध्य कमेंट करके बताना है। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य कितना होता है, कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। पी ए का मान दे रखा है और ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इनका जो जोड़ होती है वो हमेशा 1 आती है। कितनी आती है, 1 आती है। तो किसी घटना की होने की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता की योग 1 फल होता है हमेशा। और तो इसमें अपन होने की कितनी देर की 0.65 दे रखा है, प्लस आपको ए नहीं की ज्ञात करनी, तो पी ए नहीं वैसे वैसे लिख लेंगे और बराबर में लिखेंगे 1। तो आपको पी ए नहीं की ज्ञात करनी, नहीं होने की घटना ज्ञात करनी है, तो इसमें 1 में से इसको घटा लेंगे। प्लस का 0.65 उधर जाएगा तो माइनस का 0.65 रहेगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके 0.35 बचेगा। कैसे घटाते हैं इसको, तो 1 लगा के इसको पॉइंट लगा के 2 0 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो हमने ये पॉइंट लगा के 2 0 लगा दिए। फिर इसमें अपन 3 5 लिखेंगे, ऐसे इसको घटाया जाता है, ऐसे दशमलव के नीचे दशमलव लगा के घटाते हैं। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, उधार ले लिया इधर, 9 बचेंगे इधर, 9 में से निकलेंगे इसमें 3। 1 मिनट, ये कितना है 65 यहाँ पे, तो 65 यहाँ पे 6 आएंगे, तो 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 3, और 0 में से 0 गए तो 0। तो इस प्रकार से आपका उत्तर कितना आएगा 0.35 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आपको इस प्रकार से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है, जो बेलन के आयतन होता है उसका 1/3 होता है। बेलन के आयतन का शंकु 1/3 होता है, यानी कि बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर शंकु का आयतन 1/3 इंटू बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। तो ये इसका आपको फॉर्मूला इसमें लिख लेना है। वर्ग अंतराल में आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह किसको कहते हैं, मध्यमान को कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह मध्यमान को कहते हैं। इसमें क्लास मार्क निकालना है, इंटरवल नहीं ज्ञात करना है। इसमें आपको क्लास मार्क निकालना है, तो मध्यमान ज्ञात करना है। मध्यमान मतलब इनके बीच की संख्या बतानी है। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, या निम्न सीमा ये आपके दे रखा है, ये 10 से 25, तो ये तो है आपके निम्न सीमा। 10 को तो कहते हैं निम्न सीमा और इस 25 को कहते हैं ऊपरी सीमा। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, इन दोनों को जोड़ करके फिर 2 का भाग लगा देंगे। तो निम्न सीमा कितनी 10 है, ऊपरी सीमा 25 है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। कितना आएगा जोड़ 35 आएगी, 2 का भाग देंगे तो 35 में 2 का भाग देंगे तो 17.5 आएगा। 17.5 जो होंगे वो 10 और 25 के बीच में आएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा आपकी 17.5 आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, एक बक्से में 7 नीले 3 सफ़ेद कंचे हैं। बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा सफ़ेद है। तो सफ़ेद कितने 3 है, पहले कुल ज्ञात कर लेते। तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 7 + 3 = 10 हो जाएगा। इसमें से सफ़ेद कितने हैं, तो सफ़ेद आपके हो जाएंगे 3। तो अनुकूल परिणाम कितने आएंगे 3 आएंगे, कुल परिणाम कितने आएंगे आपके 10 आएंगे। तो 3/10 इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां क्वेश्चन है इसमें आपके कि बेलन का आयतन दे रखा है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको इसमें आयतन ज्ञात करना है। आयतन दे रखा है तो आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर 448, ये पाई आपको दे रखा है। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, तो आयतन का सूत्र होता है πr²h बराबर ये कितना आ जाएगा 448 पाई आ जाएगा। ये पाई से पाई कट जाएगा। आर का मान कितना है, तो आर का मान तो इसमें ज्ञात करना है। एच का मान दे रखा है, एच बराबर 7 है। तो ये r² इंटू एच कितना लिखेंगे, एच लिख लेंगे इसमें 7 बराबर 4 4 8। तो r² बराबर कितना आ जाएगा, ये 448 है और बटे में आ जाएंगे ये 7 इसके भाग में। 7 का भाग देंगे तो ये 7 × 5 = 35, 7 × 42, ठीक है 7 × 42 2 बचेंगे 28 हो जाएंगे, 7 × 4 = 28 64 आएगा। तो इसमें r² बराबर कितना आएगा 64। r² बराबर कितना है 64। तो बताओ r बराबर कितना आएगा √64 और √64 का मान कितना होता है 64 किसके वर्ग है 8 के वर्ग है। तो इसका उत्तर आपके 8 आ जाएगा। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसमें आपके 8 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपके 12। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का आपको माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कैसे ज्ञात करना है, प्रथम 10 विषम संख्या लिखनी पड़ेगी इसमें आपको। तो प्रथम 10 विषम संख्या होती कौन कौन सी, वो होती है आपके 1 जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 1 3 5 7 9 11 फिर 13 के बाद में 15
15 के बाद में 17, 17 के बाद में 19। ये आपके 10 है जो पहली प्राकृत विषम प्राकृत संख्या है। देखो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन सभी की क्या करेंगे, जोड़ करेंगे और फिर 10 का भाग लगाएंगे। तो सबकी क्या कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे और फिर आपको इसमें 10 का भाग लगा देना है। तो सबकी जोड़ कर लेंगे, तो सबकी जोड़ कितनी आएगी, सबकी जोड़ आएगी आपका 100। 100 कैसे आएगी, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। तो मान लो 10 प्राकृत संख्या विषम प्राकृत संख्या है, इनकी जोड़ करनी है आपको, तो ये 10 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये कितनी आएगी, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो 100 में भाग देंगे 10 का, तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। कुल मिला के जो विषम संख्या का आपको माध्य पूछे तो उत्तर आपके प्रश्न में ही दे रखा है। 10 का आपके विषम संख्या तो आपके माध्य कितना आएगा, 10 ही आएगा। मान लो यहाँ पे 5 होता तो इसका उत्तर 5 ही आता, यहाँ पे 7 होता तो उत्तर आपके 7 ही आता। आपको विश्वास नहीं हो तो ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। 7 विषम संख्या लेना और इनका जो योगफल करोगे 7 विषम संख्या का, तो 7 विषम संख्या का योगफल आपके कितना आएगा, 7 विषम संख्या का योगफल आपके आएगा इसमें 49। 49 में भाग दोगे 7 का तो उत्तर आपके 7 ही आएगा। तो विषम संख्या के लिए उत्तर आपके पेपर में ही दे रखा होगा, प्रश्न में ही इसका उत्तर आपके छुपा होगा। तो ये आपको याद कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है वो सिद्ध करने वाला है। ये सिद्ध करने वाले जितने भी सवाल है वो मैं इनको आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगा। फिर इसका जो अगला प्रश्न है, देखो मैं बाकी के प्रश्न जो आपके अलग से एक वीडियो में और समझा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ये पहला वीडियो है 10वीं क्लास के लिए, तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आपके अगले वीडियो आएंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर मैं आपका वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बच्चों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या मतलब है। तो समझ में आता हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, और नहीं समझ में आ रहा हो तो आप फिर अपने हिसाब से तैयारी करना, ठीक है। बाकी ये आपके जो मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ उनको आप अच्छे से देख के जाना। तो देख लेते हैं इसको, ये वाला क्वेश्चन अपन इसमें सोल्व कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में आएगा ये वाला, तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो ये सवाल आपके सिद्ध कीजिए कि इसमें जो इसका जो मान है वो आपके कितना है, कोसेक ए प्लस कोट ए है। तो इसको हल करने के लिए आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, इसमें रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो परिमेयकरण करते हैं इसको और इसको अपन यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले इसको हल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए LHS लेंगे। तो इसका LHS क्या ले लेंगे, ये वाला √1 प्लस कोस ए और बटन में क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस ए। ये तो इसका LHS है, आपको RHS लेके आना है। तो इसका √ हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। ये आपको लाइन लिखनी है वहाँ पे, हर का परिमेयकरण करने पर ये लाइन लिखनी है। फिर परिमेयकरण करने के लिए क्या किया जाता है, ये नीचे वाली संख्या इसका उल्टा निशान वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो कुल मिला के SS सवाल में ये उल्टे निशानी दे रखी होंगी, तो आपको ये ऊपर वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर लेना है। इसका उल्टा निशानी मिलेगा आपको ऊपर वाला। तो √ ये आएगा आपके 1 प्लस कोस ए और बटे में आएगा आपका 1 माइनस कोस ए। इसको गुणा करना है आपके √ पूरी लाइन खींच के आपको √ आपके 1 प्लस कोस ए और बटे में आपके 1 प्लस कोस ए से, ठीक है। इसको आपको ऊपर नीचे गुणा ऐसे कर लेना है, तो ऊपर आपका ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका मान निकाल लेना है। इसको पूरा हल करेंगे तो ये ऊपर तो गुणा करेंगे, तो ऊपर को ऊपर से गुणा कर लेना, नीचे वाले को नीचे से गुणा कर लेना है। तो ये नीचे की इसको क्या लिखेंगे, ये तो ऊपर आपके सेम ही आएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर आपके 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, और बटे में एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे a माइनस बी, और इसका क्या बनेगा a प्लस बी बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a का मान कितना है, 1 है, और b का मान कितना है आपके कोस a है। तो आपका a का स्क्वायर करेंगे माइनस b का मान कितना है कोस a का होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर a हो जाएगा। फिर आपके इसमें सर्व समीकरण लगेगी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर a जो है वो आपके साइन स्क्वायर a के बराबर होता है। पहली सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर a प्लस आपका कोस स्क्वायर a बराबर में कितना आता है, 1 आता है। तो इधर अपन एक को कोस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर a बचेगा। तो अपन इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस a की जगह पे साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो वापस इसको लिखेंगे, हल करेंगे इसको √ में, √ यह आएगा आपके 1 प्लस कोस a और फिर आपके बटे में आ जाएगा ये, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर तो, और बटे में क्या आएगा आपके इसका साइन स्क्वायर a आ जाएगा। जब देखो अलग अलग स्क्वायर हो, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर हो, तो उसको अपन a बटा b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें भी यही होगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको a की स्क्वायर के रूप में बदल देंगे। तो √ लिखेंगे इसका पूरा, और ये ऊपर आ जाएगा आपका 1 प्लस कोस a और बटे में आ जाएगा आपका साइन a, और इसका पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है कि स्क्वायर से √ कट जाता है, ठीक है। स्क्वायर से ये √ कट जाता है और अंदर की संख्या बचती है, तो ये अंदर की संख्या बचेगी, ये स्क्वायर से √ कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे, इसका कट जाएगा ये, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 प्लस कोस a और बटे में आपके बचेगा ये साइन a बचेगा। तो इसका अपन भाग दे देंगे, अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट करेंगे इसको। तो 1 साइन a और इधर क्या आएगा प्लस में कोस a और बटे में आएगा आपका साइन a,
तो 1 कोस ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, ये आपके कोसेक ए होता है। तो ये आपके हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोस बटा साइन क्या होता है, ये कोट होता है, तो कोट ए हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है और ये हमें लेके आना था, तो ये इसमें आप लिख लेंगे ये RHS, ठीक है, RHS, और ये हमारा HP हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल आपका फिक्स आएगा। एक आपका ऐसा साइन वाला सवाल भी है, तो उसको भी आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको सवाल करना ये नहीं आता समझ में, ये तो 100% आएगा, आपके क्वेश्चन फिक्स पूछा जाएगा, तो इसको तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो 4 नंबर का क्वेश्चन आपके फिक्स यहाँ से पूछा जाएगा, 8.3 प्रश्नावली है, उससे आपका फिक्स 100% क्वेश्चन आपके आएगा। उसमें भी ये वाले जो सवाल है 2 इस प्रकार के, वो तो आपके फिक्स आने वाले हैं, तो उनको तो आप अच्छे से तैयार करके जाएं। फिर आपके अगला सवाल है, इसका आपको बहुलक और माध्यिका दोनों ज्ञात करनी है, या तो बहुलक ज्ञात करें या फिर माध्यिका ज्ञात करें। तो मैं आपको इनमें दोनों ही निकाल के बताता हूँ। मान लो बच्चों को नहीं समझ में आता हो तो आप ये इन दोनों को अच्छे से समझ लेना, आपके जो आंसर है उसमें सही हो जाएंगे। तो माध्यिका भी ज्ञात करना सीखेंगे और इसमें आपके बहुलक ज्ञात करना भी सीखेंगे। तो दोनों सवाल को एक साथ इसमें हल करेंगे। तो इसमें आपको 20वें सवाल में या तो माध्यक पूछेगा या फिर बहुलक पूछेगा। एक सवाल तो फिक्स आपके 4 नंबर का आएगा, माध्यक और बहुलक का। तो आपको तीनों प्रकार के जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। माध्यक का भी करना चाहिए, बहुलक का भी और माध्य भी, तीनों आपको अच्छे से समझ लेना है। 4 नंबर आपके ये एक क्वेश्चन आपका फिक्स ये जो पूछा जाएगा। तो पहले अपन क्या ज्ञात करते हैं, इसका बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको वापस नई सारणी नहीं बनानी, जो दिया गया सवाल है इसी से आपको बहुलक वर्ग निकालना है और फिर इसके अनुसार आपको ये कर लेना है। तो इसके ग्रुप कितना कौन सा दे रखा है, ये ग्रुप दे रखा है इसका वर्ग, और इसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता कितनी दे रखी है आपको, तो ये वाली संख्या दे रखी है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे, मोड क्लास फाइंड करेंगे इसमें। तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 42 है। तो 42 के ऊपर वाला जो वर्ग है वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए लिखेंगे अपन यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग, सबसे अधिक, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये सबसे अधिक जो बारंबारता है, बारंबारता वाला वर्ग वो क्या है, सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, 40 से 50 है। 40 से क्या है, 50 है। अतः जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग बराबर ये क्या हो जाएगा, वो 40 से 50 हो जाएगा, ठीक है। 40 से ये 50 आ जाएगा। अब हमारा जो उत्तर आएगा वो 40 और 50 के बीच में आएगा। इसी पर डिपेंड करेगा इस बहुलक वर्ग पे कि आपका उत्तर कितना आने वाला है। तो थोड़ा सा इस बहुलक वर्ग को अपन क्या करेंगे, हाईलाइट यहाँ पे कर देंगे। आपको क्या करना है, पेन से इस प्रकार से इसको जो चौकोर बना देना है यहाँ पे, ये हमारा बहुलक वर्ग है। तो इस बहुलक वर्ग के आधार पर ही आपको क्या करना है, मान लिखना है। तो बहुलक वर्ग के आधार पर क्या क्या मान लिखना है, एक तो आपका इसमें से L का मान लिखना है, एक तो आपको इसमें L का मान लिखना है, फिर आपको इसमें F1 का मान लिखना है, फिर एक आपको F0 का मान लिखना है, फिर आपको F2 का मान लिखना होता है, और एक इसमें आपके H का मान लिखना होता है। ये 5 मान आपके सवाल के सूत्र में काम आएंगे। तो सूत्र में ये 5 ही मानों को अपने यहाँ पे पहले लिख लेंगे। L का मान क्या होता है, तो ये L का जो मान है वो आपके बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, वो कितनी होती है, 40 होती है। L का मान अपन यहाँ से लिख लेंगे। और इनका जो अंतर होता है, कितने का गैप है, इसमें 10 का गैप है। गैप कैसे ज्ञात करते हैं, तो बड़ी में से छोटी को घटा लेना। 50 में से 40 जाएगा तो 10 बचेगा, तो H बराबर 10 आ जाएगा। ये H इसका वर्ग अंतराल होता है, इंटरवल कितना आएगा आपके, 10 आ जाएगा। फिर आपको F1, F0 और F2 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो F1, F2 कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपके 42 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या 42, ये फर्स्ट है आपके, ठीक है, ये सबसे फर्स्ट है। तो फर्स्ट में F1 आ जाएगा, फर्स्ट ये सबसे पहले ये आपके F1 आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे अपन F1। और 1 के बाद में कितना आता है, 1 के बाद में 2 आता है, तो ये F2 आ जाएगा। और 1 से पहले अपन 0 लिखते हैं, तो F0 इसमें यहाँ पे आ जाएगा। तो ये F1, F2 और F0 के मान ऐसे आपको लिख लेना है। तो इसमें क्या क्या मान आएगा, तो इसमें आपके F1 का मान कितना आएगा, F1 का मान 42 आएगा, यहाँ 42 लिखेंगे। F0 का मान कितना है, तो F0 का मान 28 है। और F2 का मान कितना है, 20 है। इन सभी के मान हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर इसको एक फॉर्मूले में लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा, बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो ऐसे होता है, बहुलक ये होता है बहुलक Z बराबर ये क्या होता है, L प्लस, इसका पूरा फॉर्मूला आपको लिखना है F1 माइनस F0, और बटे में क्या आएगा आपका, तो बटे में आ जाएगा आपका 2F1, क्या आता है 2F1 माइनस F0 और माइनस में F2, और इसको गुणा किससे करेंगे, H से करते हैं। ये इसका पूरा फॉर्मूला होता है, और इसका मान इसमें आपको यहाँ से देख के लिख लेना है। तो मान क्या क्या लिखेंगे, L का मान कितना लिखेंगे, तो L का मान कितना यहाँ पे 40 है, तो L का मान आ जाएगा अपने 40, ठीक है। तो L का मान कितना आएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा, तो L का मान लिख लेते हैं अपन यहाँ पे 40। तो 40 आपका L का मान है, प्लस अपने ये F1 कितना है, तो F1 कितना अपने, F1 है आपका 42, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 42, माइनस F0 कितना है, तो F0 अपना 28, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन 28, बटे में क्या आएगा 2F1, तो 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 कितना है 42, माइनस F0 कितना है आपके 28 है, माइनस F2 कितना आपका 20 है, ये आपके 20 लिख लेंगे। और इंटू में कितना लिखेंगे, H लिखेंगे, H का मान कितना है 10 है। तो ये आपका पूरा सूत्र है, ये तो आपका क्या है, फॉर्मूला है, सूत्र है,
ठीक है, आपको सूत्र लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा, ये वाला इसका सूत्र हो जाएगा। और सूत्र में मान लिखने के आपके नंबर मिलते हैं, तो ये आपके मान लिख लेना है। फिर आपको अगली स्टेप में क्या करना है वो आपको समझा देते हैं। तो सूत्र में मान लिख लेने के बाद में आपको पहले 40 के 40 ही लिखना है, ये वाला तो प्लस का प्लस ही। पहले इस कोष्टक को सोल्व करेंगे, तो आपको 42 में से ऊपर वाले तो घटाना है। 28 घटाएंगे 42 में से कितना बचेगा, तो ये 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ऊपर तो बचेगा 10, और फिर इस ऊपर तो बचेगा 14, और बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आ जाएगा आपके ये इन दोनों का गुणा। तो 42 को 2 से गुणा करें तो कितना आएगा, 42 दूनी आपके 84 आ जाएगा। और ये दोनों जो यहाँ पे जुड़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमेशा जुड़ेंगे ये। तो 28 और आपके ये जो 20 है ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आपके माइनस के 48 हो जाएंगे, और इंटू में आपके क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगली स्टेप में क्या करना है, अगली स्टेप में आपको यहाँ पर ये 40 के 40 ही लिखने, प्लस का प्लस ही लिखना है। इस 10 को ऊपर वाली संख्या से ऊपर से गुणा कर देना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 14 इंटू कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तो ये 140 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इनको घटा लेना है, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 7 बचेंगे, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये नीचे तो आ जाएंगे 36 और ऊपर आ जाएंगे 140, तो इसको अपन गुणा कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको काट लेते हैं अपन, 2 के पार से काट लेंगे, या 4 के पार से इसको काट लेंगे। ठीक है, ये क्या है, 140 हो जाएगा। यहाँ पे 14 इंटू 10 कर देंगे तो 140 हो जाएगा। तो इसको अपन काटेंगे यहाँ पे, तो काट लेते हैं इसको यहाँ पे। तो ये 2 के पार से कटेगा ये 7 बार, और ये कटेगा आपके 18 बार। ठीक है, फिर आपको और कट जाएगा ये 2 के पार से, ये कटेगा 10 5 बार, और ये कटेगा आपके 9 बार। तो ऊपर संख्या क्या बच रही है अपनी, ऊपर तो संख्या है वो हमारी है, ऊपर की जो संख्या वो होते हैं 7 इंटू 5 7 पंजे 35 हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा आपके 9 आएगा। फिर 35 में आपको 9 का भाग दे देना है। तो 35 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 9 का भाग जाएगा 9 3 27, 9 चौक 36 तो ज़्यादा हो जाते हैं, 9 3 27, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये 0 लग जाएगा इसके। फिर आपके इसका भाग जो है 9 का भाग 9 8 72, तो ये 8 बार चला जाएगा, 9 8 72। अब यहाँ पे कितना बचेगा, वापस 8 बचेगा, तो ये 8 8 यहाँ पे आता रहेगा। ठीक है, 9 8 72 9 8 72 चलते रहेंगे। तो ये आएगा आपके 40 प्लस 3 10.8 8। आपको 10 के बाद में 2 अंकों तक निकाल लेना है। तो इसको जोड़ करेंगे 40 में 3.10 को 3 8 8 को, तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 3 43.8 8 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये जो आंसर है वो आपके माध्यक बहुलक वर्ग के बीच में आना चाहिए। तो इसका जो बहुलक वर्ग है वो क्या हो जाएगा, देखो 40 से 50 है, हमारा उत्तर देखो 40 और 50 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, बीच में का मतलब 40 से कम नहीं आना चाहिए और 50 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इनके बीच में कहीं कितना भी आ सकता है, वो आपका बहुलक सही है। चाहे वो आपके 41 आ जाए या 49 आ जाए, सही है। बीच का मतलब 45 आना ही ज़रूरी नहीं है, इनके मध्य में कहीं पे भी आ सकता है, तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर इस सवाल का आंसर आपके 39 आता है, 39.9 आता है तो भी आपके गलत हैं, और 50.1 आता है तो भी आपके गलत हैं। तो इसका उत्तर आपके 40 और 50 के बीच में आना चाहिए, तो वो कहीं पे भी आ सकते हैं। तो ये वाला आंसर आपके 40-50 के बीच में है, तो अपना आंसर बिल्कुल 100% सही है। ये ऐसा आप परीक्षा में मिलान भी कर सकते हैं उत्तर की। फिर आपको इसी सवाल की मैं माध्यिका ज्ञात करना भी सिखा देता हूँ। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको जो संचय बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, संचय बारंबारता सारणी बनानी पड़ती है माध्यिका ज्ञात करने के लिए। माध्यिका के दो या माध्यक के दो मीडियन एक ही बात है, ये संचय बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आपको CF जो की टेबल है वो बनानी पड़ती है। तो CF टेबल बनाने के लिए जो ये आड़ी सारणी, इसको खड़ी सारणी में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको अपन यहाँ पे आड़ी सारणी को खड़ी सारणी में बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले लिखेंगे वर्ग। इसका वर्ग क्या है, तो वर्ग लिख लेंगे। फिर इसके बाद में आपके बारंबारता आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बारंबारता आ जाएगी, बारंबारता F आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा आपका CF, संचय बारंबारता को यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये आपको यहाँ पे लिख लेनी है। वर्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो आपके 20 से 30 है, फिर आपका 30 से 40 है, 40 से 50 है, और 50 से 60 है, और 60 से 70 है। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इनको अपन यहाँ पे हल कर लेंगे। ठीक है, हल करेंगे तो बारंबारता भी लिख लेते हैं। पहले ये 4 आ जाएगी, ये 28 आ जाएगी, फिर आपके यहाँ पे ये 42 आ जाएगा, फिर ये 20 आएगा, और ये 6 आएगा। तो इसको अपन हल करने के लिए क्या करेंगे, CF निकालेंगे। CF कैसे याद करते हैं, पहला नंबर तो वो आपको वैसे वैसे लिखना है, 4 का 4 ही लिखना है। फिर तिरछा जोड़ते हैं इसमें, तो 4 जोड़ेंगे 28 में कितना हो जाएगा, 28 और 8 4 12 32 हो जाएगा। फिर 32 में जोड़ेंगे 42, तो 2 2 4 हो जाएगा, और 3 और 4 7 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। फिर आप जोड़ेंगे इसमें ये 20, तो ये 96 आ जाएगा। 74 में 20 जोड़ें तो 96 आ जाएगा, और 1 मिनट, ये 96 नहीं आएगा, 94 आएगा, और 94 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपके 100 आ जाएगा। यहाँ जो नंबर आता है वो, ये जो लास्ट का नंबर आएगा वो इस F की जोड़ होती है, वो इसका सम होता है। तो इसकी जोड़ कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसको सिग्मा
इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे सिग्मा एफ लिख लूँगा। सिग्मा एफ बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसकी जोड़ भी कितनी आएगी, इसके बराबर ही आएगी, तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सिग्मा एफ को अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको एन लिखते हैं। ठीक है, बारंबारताओं का योग कहते हैं इसको। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे n/2 करेंगे। n/2 करेंगे तो n/2 का मतलब कितना हुआ, 100/2 हो जाएगा। 100 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 50 आएगा। फिर आपको ये माध्यक वर्ग निकालना है, तो इसके लिए अपने संजय बारंबारता सारणी से n/2 का मान निकाल लिया, कितना है 50। तो क्या इसमें कोई 50 वाली संख्या है, नहीं है। तो फिर अपन एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। तो 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी है, 50 से जस्ट बड़ी बतानी है। तो 32 तो छोटे हैं, तो ये आपके 74 हो जाएगा। तो कितनी है आपके बारंबारता, 74 है, जिसके संगत वर्ग, जिसके संगत वर्ग कौन सा है, तो इसके जो संगत वर्ग है वो कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला वर्ग कौन सा है, तो ये वाला जो वर्ग है आपके ये वाला है, तो ये 40 से 50 हो जाएगा। तो संगत वर्ग 40 से 50 है। अतः जो हमारा माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग, वो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, वो 40 से 50 होगा। हमारा जो आंसर आएगा वो इससे 40 और 50 के बीच में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। तो हमारा आंसर इसमें कितना आ जाएगा, 40 से 50 के बीच में आएगा। इसको अपन थोड़ा हाईलाइट कर देंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये वाला जो मान है वो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको माध्यक वर्ग को हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा इस प्रकार से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग हमने यहाँ पे बीच में हाईलाइट कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे अपन, ये इसका सूत्र लगाएंगे। सूत्र में क्या क्या काम आता है वो देख लेते हैं। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य के सूत्र में एक तो आपके एल काम आएगा, तो एक तो आपको इसमें एल लिखना है। ठीक है, एल लिखना है तो एल काम आएगा। एक आपको n/2 का मान लिखना है। ठीक है, n/2 का मान लिखना है। और n/2 के बाद में आपके आता है CF, फिर आपको CF लिखनी है, संचय बारंबारता। और एक आपको इसमें F लिखना पड़ता है, F, और एक इसमें आपको H का मान लिखना होता है। ये सारे मान अपन इस माध्यक वर्ग के आधार पे निकालेंगे। L क्या होता है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, वो कितना आएगा, 40 आएगा। n/2 कितना है, अभी n/2 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो 100/2 करो या फिर डायरेक्ट 50 लिख लेना। तो आप इसका तो डायरेक्ट ही 50 लिख लेना। CF क्या होता है, तो ये जो माध्यक वर्ग है, इससे ऊपर वाली संचय बारंबारता CF होती है। तो ये माध्यक वर्ग है, तो इसके ऊपर वाला 32 जो हमारा CF होगा, तो इसमें CF कितना आएगा, 32 आएगा। और F क्या होता है, इस माध्यक वर्ग की बारंबारता जो कितनी है, 42 है, तो F का मान इसमें 42 आएगा। और H कितना है, इनका अंतर, कितना अंतर है, H का अंतर आपके 10 है, तो ये 10 लिख लेंगे। फिर लगाएंगे इसमें अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्यक या मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक माध्यक का एक ही बात है ये। ठीक है, इसको माध्यक कहो या माध्यिका कहो या मीडियन कहो, सारे एक ही नाम है, पर्यायवाची सारे के सारे। तो माध्यक M बराबर क्या होता है, ये होता है L प्लस अब क्या आएगा n/2 माइनस CF, और अपन में आता है F, और गुणा में क्या आता है, H आता है। इन सभी के अपन यहाँ पे मान लिखेंगे। तो L का मान कितना है, 40 है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। L का मान कितना है, 40 है, प्लस n/2 कितना है, 50 है, तो यहाँ लिखेंगे 50, माइनस CF कितना है, 32 है, तो 32 लिखेंगे, बटे में F कितना है, 42 है, और इसको गुणा करेंगे H यानी कि 10 से। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर तो इनको गुणा करेंगे और नीचे वाला इससे भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस इसमें से घटाओ कितना बचेगा, ये 50 में से 32 गए तो 18 बचेंगे, तो ये तो आ जाएगा आपके 18, और इंटू में ऊपर आ जाएगा 10। इनको यहाँ पे गुणा कर देंगे, ऊपर वाली संख्या से ये गुणा हो जाएगा। बटे में कितना आएगा आपके, तो बटे में आ जाएगा ये आपके 42। ठीक है, तो 42 और ये 18 कट जाएंगे ये। ठीक है, ये आपको 6 के पारे से काट देना, 6 के पारे से कट जाएगा, 2 के पारे से काटो तो 2 के पारे से काट देना, 3 के पारे से काटो तो 3 के पारे से काट देना। जिस भी पारे से कटता है उसको आपको काट देना है। तो इसको 6 के पारे से काट रहा हूँ मैं, ये 18 को काटेंगे, 6 के पारे से 3 बार कटेगा, और 6 के पारे से ये कटेगा आपके 7 बार। ऊपर क्या संख्या बच रही, 3 × 10, 3 × 10 कितना हो जाएगा आपके 30 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा, 7 आएगा। अब 30 में आपको 7 का भाग लगा देना है। तो 30 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, तो 4 बार भाग चला जाएगा इसमें। तो भाग 4 बार जाएगा तो बचेगा कितना, 2, तो पॉइंट लगा लेंगे इसमें, 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बार भाग जाएगा, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 8 56, तो ये कितना आएगा आपके 56 आएगा। माइनस करें तो 4 बचेगा, और इसमें आप वापस भाग जाता रहेगा ये, तो आपको पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक भाग दे देना है। तो ये कितना आ जाएगा आपके 40 प्लस 4.28, ये इसका मान है 30/7 का। इसको जोड़ेंगे 40 को और 4 को, तो कितना होगा, 40 और 4 44.28। हमारा जो मान आया 40 और 4 44.28, वो माध्यक वर्ग के बीच में, देखो 40 और 50 के बीच में आ रहा है ये उत्तर, ये 40 और 50 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब हमारा माध्यक बिल्कुल एक्यूरेट सही है। तो इसमें माध्यक बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर है। तो इसमें M बराबर कितना लिखेंगे, ये आपको रफ में करना है, ये वाला काम यहाँ नहीं करना है, आपको वहाँ पे साफ सुथरा काम करना है।
तो m बराबर माध्यक बराबर कितना आ जाएगा 44.28। ये हमारे क्या है फाइनल आंसर है। इस प्रकार से आपको हर सवाल को सोल्व करना है। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं बने, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो को यहीं पे स्किप छोड़ रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको मेरा पढ़ना समझ में आता है, तो आप कमेंट करके बता देना, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अब मैं आपके और भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप उनको देख लेना, ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अपना टेस्ट ज़रूर देना, ऐप के ऊपर गणित का टेस्ट डाल रखा है मैंने, और यहाँ पे 80 प्रश्न है। टेस्ट में कितने प्रश्न हैं? 80 प्रश्न है। 1 घंटे का आपको पूरा समय है, आराम से बैठ के वो 1 घंटे का टेस्ट दे देना। आपके परीक्षा में हूबहू प्रश्न वहाँ से छपेंगे। और जो बच्चे टेस्ट में टॉप 5 बच्चे होंगे, उन टॉप 5 बच्चों को आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए जो आपके टेस्ट सीरीज़ है, चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज़ है, वो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलने वाली है। तो जिन जिन बच्चों को भी जो वहाँ पे टॉप 5 बच्चे आएंगे, उनको ये फ्री दी जाएगी। और इस टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या क्या मिलेगा, तो मैं आपको गणित विज्ञान और आपकी सामाजिक विज्ञान इसकी पूरी तैयारी करवाऊंगा। और चैप्टर वाइज आपके MCQ मिलेंगे, रिक्त स्थान मिलेंगे, 1 लाइनर मिलेंगे। इनकी आपको तैयारी वहाँ पे करवाई जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको तैयारी नहीं हो पाती है। बड़े क्वेश्चन तो आप तैयार कर लेते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन की तैयारी नहीं हो पाती है। तो उनकी तैयारी के लिए मैं आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा रहा हूँ, चाहे तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। और जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़े, उनका जो फ़ायदा ही होगा, उनका आपको नुकसान नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। ये जो टॉप 5 बच्चे होंगे, इनकी सूचना आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगी, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ऐप को डाउनलोड करके ही टेस्ट देना है, तभी आपकी रैंक वहाँ पे शो होगी। तो रैंक भी देख सकते हैं आप टेस्ट सीरीज़ में। तो आप ज़रूर जो इसको जुड़े और अपने सभी दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आपके पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। कैसा हुआ, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके बताना, और सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो सभी को ऑल द बेस्ट और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।